नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसले पर बात करने वाले हैं। विशाल तिवारी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी बिल्कुल, ये मामला जुड़ा है जनवरी 2023 की वो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से। हाँ, जिसके बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। निवेशकों पर भी काफी असर पड़ा था। सही कहा। रिपोर्ट में आरोप काफी गंभीर थे, जैसे शेयर की कीमतों में हेरफेर और संबंधित पक्षों के साथ जो लेन देन हुए उनका खुलासा ना करना। और हिंडनबर्ग ने खुद भी माना था कि उनकी शॉर्ट पोजीशन थी अडानी समूह में। हाँ, यानी उन्होंने शेयरों के गिरने पर दांव लगाया था, कह सकते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो मुख्य बिंदु हैं, जो निर्देश हैं, उन्हें समझें, खासकर सेबी की भूमिका, नियम और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिहाज से। बिल्कुल। तो देखिए, अदालत में कई याचिकाएं थी। हाँ। और उनमें मांगे क्या थी? एक तो ये कि भाई अडानी समूह के खिलाफ एसआईटी या सीबीआई जांच हो। और दूसरी बड़ी मांग थी कि सेबी ने कुछ नियमों में, जैसे एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के नियम और एलओडीआर रेगुलेशंस में जो बदलाव किए थे। एलओडीआर मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। हाँ बिल्कुल, जो ये बताते हैं कि लिस्टेड कंपनियों को क्या जानकारी देनी है। तो मांग थी कि इन बदलावों को रद्द किया जाए। अच्छा, तो इस सब पर कोर्ट का क्या सोचना था? क्या रुख अपनाया उन्होंने? देखिए, कोर्ट ने एक तरफ तो सेबी को कहा कि आप अपनी जांच जारी रखिए। ओके। जो भी नियमों के उल्लंघन या शेयर प्राइस मैनिपुलेशन के आरोप हैं, उनकी जांच करते रहिए। ठीक है। और साथ ही कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना दी। एक्सपर्ट कमेटी, उसका क्या काम था? उसका काम था बेसिकली पूरी स्थिति को देखना, निवेशक जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, इस पर उपाय सुझाना, कहीं कोई रेगुलेटरी फेलियर तो नहीं हुआ, ये जांचना और पूरे ढांचे को मजबूत करने के लिए सुझाव देना। और जो मांग थी कि सेबी से जांच लेकर किसी और एजेंसी जैसे एसआईटी को दे दी जाए, उसका क्या हुआ? वो याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। अच्छा। कोर्ट ने नोट किया कि सेबी ने 24 में से 22 जांचें तो पूरी कर ली हैं और बाकी 2 के लिए भी कहा कि अगले 3 महीने में पूरी करें। कोर्ट ने साफ कहा कि देखो भाई, जांच ट्रांसफर करने की जो पावर है उसका इस्तेमाल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होता है। ओके। और इस मामले में ऐसा नहीं लगा कि सेबी ने जानबूझकर कोई कोताही बरती है या जांच में कोई कमी है। ये दिलचस्प है। याचिकाकर्ताओं ने कुछ और रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया था शायद, जैसे ओसीआरपी रिपोर्ट। हाँ, ओसीआरपी रिपोर्ट और एक पुराना डीआरआई का पत्र था, उसका हवाला दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने माना कि ये जांच ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। क्यों? मतलब कोर्ट ने उन्हें भरोसे लायक नहीं माना? कोर्ट ने कहा कि या तो ये असत्यापित है या फिर इन पर पहले ही किसी न किसी स्तर पर विचार हो चुका है, तो इनको नया आधार नहीं माना जा सकता। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं सेबी के नियमों पर। एफपीआई और एलओडीआर वाले, उन पर काफी बहस हुई थी। कोर्ट ने उन पर क्या कहा? उन पर भी कोर्ट का रुख एकदम साफ था। उन्होंने सेबी द्वारा किए गए संशोधनों को रद्द करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देखो, हम रेगुलेटर की पॉलिसी में तभी दखल देते हैं जब वो मौलिक अधिकारों, संविधान या किसी कानून का उल्लंघन करे, या फिर वो एकदम मनमानी लगे। बिल्कुल, या स्पष्ट रूप से मनमानी हो। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा कोई आधार हमें नहीं मिला। तो एक तरह से कोर्ट ने सेबी के काम पर भरोसा जताया। हाँ, बल्कि कोर्ट ने यह भी पाया कि इन संशोधनों से रेगुलेटरी ढांचा कमजोर नहीं हुआ, बल्कि मजबूत हुआ है। अच्छा। तो कोई रेगुलेटरी फेलियर वाली बात कोर्ट ने नहीं मानी। ये एक तरह से रेगुलेटरी बॉडीज की स्वतंत्रता के लिए भी अहम है। सही कहा। अब वो जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसके बारे में बात करते हैं। उसके सुझावों का क्या हुआ? कुछ सदस्यों पर हितों के टकराव के आरोप भी लगे थे। हाँ, आरोप लगे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें ये कह के खारिज कर दिया कि ये देर से लगाए गए और बेबुनियाद हैं। ठीक है। समिति ने कई अच्छे सुझाव दिए, जैसे शॉर्ट सेलिंग पर उन्होंने कहा कि ये ठीक है, वैध गतिविधि है, लेकिन इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रेगुलेशन की जरूरत है। रेगुलेशन। फिर निवेशक जागरूकता बढ़ाने, उन तक सही जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। और जो लावारिस संपत्तियां होती हैं, अनक्लेम्ड एसेट्स, उस मसले को हल करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाने का सुझाव दिया। काफी प्रैक्टिकल सुझाव लग रहे हैं। जी। और सेबी के कामकाज, उनके एनफोर्समेंट पॉलिसी, टाइमलाइन का पालन, निगरानी, इन सब पर भी सुधार के सुझाव थे। तो इन सब बातों के बाद कोर्ट के फाइनल निर्देश क्या रहे? मुख्य निर्देश तो यही थे कि सेबी जो बची हुई 2 जांचें हैं, उन्हें जल्दी पूरा करे। ठीक है। भारत सरकार और सेबी दोनों को एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों पर गंभीरता से विचार करना होगा। और रेगुलेटरी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाने होंगे। और हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटी पर भी कुछ था? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण निर्देश था। कोर्ट ने कहा कि सेबी और केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं, वो ये पता लगाएं कि हिंडनबर्ग रिसर्च और दूसरी संस्थाओं ने जो शॉर्ट सेलिंग की,
उससे भारतीय निवेशकों को जो नुकसान हुआ, क्या उसमें कानून का कोई उल्लंघन हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो काफी बड़ा निर्देश है। बिल्कुल। कोर्ट ने जनहित याचिकाओं PILs पर भी कुछ टिप्पणी की थी। हाँ, कोर्ट ने माना कि PILs बहुत जरूरी हैं लोकतंत्र के लिए, लेकिन साथ में आगाह भी किया। किस बात के लिए? कि भाई याचिकाएं जो हैं वो ठीक से रिसर्च करके ठोस तथ्यों के आधार पर दायर की जानी चाहिए, सिर्फ अखबार की खबरों या असत्यापित चीजों के आधार पर नहीं। इससे अदालत का समय बचता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सेबी की जांच और उसकी क्षमता पर भरोसा दिखाया है। हाँ, और उसके रेगुलेटरी क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप से परहेज किया है। लेकिन साथ ही एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों के जरिए निवेशक सुरक्षा और बाजार के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल। और हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग की जांच का आदेश भी अपने आप में एक अहम पहलू है इस फैसले का। निश्चित रूप से ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक कुशल और सुरक्षित बाजार के लिए सही संतुलन कैसे बने। हाँ, किसके बीच? रेगुलेटरी निगरानी, निवेशक का संरक्षण, पारदर्शिता और फिर शॉर्ट सेलिंग जैसी जो बाजार की ताकतें हैं, इनके बीच। खासकर तब जब बाहर की कोई रिपोर्ट घरेलू बाजारों में इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा सकती है। ये संतुलन बनाना वाकई एक चुनौती है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।